और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्ट कंपटीशन। आज के हमारे एजेंडा में क्या क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस टेकिंग बिहेवियर, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट एंड इट्स थ्री कंडीशंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई कर्व, शट डाउन पॉइंट, फर्म सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन सी चीजें एक फर्म के सप्लाई कर्व को डिटरमाइन करती हैं। ओके, अगला है मार्केट सप्लाई कर्व, अगला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ फर्म। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अ परफेक्टली competitive market has the following defining feature. The first feature is market consists of a large number of buyers and sellers. It means there are unlimited buyers and unlimited sellers. It means the buyer don't need seller and a seller don't need buyer. Okay, they can they can always find another one. ना तो बायर को सेलर चाहिए और ना सेलर को बायर। सेकेंड है ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस माने सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स ऑफ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि इस फर्म का प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द अदर वन। ओके, थर्ड पॉइंट है एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स। यानी कि आप कोई भी फर्म जब चाहे तब मार्केट में एंटर हो सकती है और जब चाहे मार्केट से एग्जिट कर सकती है। ठीक, अगला है आपका इंफॉर्मेशन इज perfect means consumer has all the relative information. Consumer knows about all the details of a particular product. Price taking behavior, price taking behavior को हम फर्म के व्यू पॉइंट से और बायर के व्यू पॉइंट से दोनों से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्म का व्यू पॉइंट क्या है। A perfectly competitive firm is a price taker, which means that it must accept the equilibrium price at which it sells goods. If the perfectly competitive firm attempts to charge even a tiny amount more than the market price, it will be unable to make any sales. यानी कि जो फर्म है वो एक प्राइस टेकर है। द फर्म कैन नॉट डिसाइड द मार्केट प्राइस। सपोज मार्केट के अंदर किसी चीज के प्रोडक्ट ही 10 रुपए चल रही और जो फर्म है वो भी 10 रुपए पे सेल कर रही है, तो कोई भी फर्म से सामान ले लेगा। अगर फर्म हमेशा हायर प्राइस पे सेल करना चाहती है, अगर फर्म इसको 10 की बजाय 11 रुपीज पे सेल करने लग जाए, तो मैंने क्या बताया, देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। तो ये जो मार्केट में जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो इस फर्म की बजाय किसी और से जाके वो गुड्स परचेज करेंगे जिनकी प्राइस क्या हो, मार्केट प्राइस के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, इसलिए फर्म क्या होती है, फर्म इज नॉट अ डिसाइडर फॉर अ प्राइस फॉर द मार्केट प्राइस बट इट इज अ प्राइस टेकर। इट इज अ प्राइस टेकर। ओके, सिमिलरली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ बायर, अ प्राइस टेकिंग बायर बिलीव्स that if she asks for a price below the market price, no firm will be willing to sell her. अब वहीं पे एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मार्केट प्राइस 10 रुपए चल रही है और जो कंज्यूमर है वो बोलता है कि मुझे 9 रुपए में आप ये सामान दे दो। तो मैंने क्या बताया, कस्टमर भी अनलिमिटेड है, बहुत सारे कस्टमर है, तो जो फर्म है वो इस कस्टमर को बेचने के बजाय किसी दूसरे को बेच देगी, तो उसको मना कर देगी। तो नो फर्म विल बी विलिंग टू सेल हर। ओके, इसलिए यहाँ पर ऐसे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, which is total revenue. A firm earns revenue by selling the good that it produces in the market. Total revenue, which is TR, is the market price of the good. P is multiplied by Q. TR is equal to P multiply by Q. तो P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा TR आ जाएगा। बॉक्सेस सोल्ड क्या है आपका, Q, और TR आपका क्या होता है, P बाई Q। तो अगर हमें P निकालना है तो हमें टी आर के अंदर क्यू का भाग देना होगा। ठीक, P इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डैश आ जाएगा 0, फिर दूसरा क्या है आपका, 10 में 1 का भाग दिया 10, दूसरे के अंदर 20 में 2 का भाग दिया 10, 10, 10 और 10, तो यहाँ पर भी 10 आएगा। तो हमें पता चल गया प्राइस हर जगह पर क्या है, चाहे आप कोई भी आउटपुट लेवल रखो, आपकी प्राइस क्या रहने वाली है, फिक्स। प्राइस आपकी क्या रहेगी, फिक्स, विच इज 10 रुपीज। ओके, आपको यहाँ पर टी आर का ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट शो किया हुआ है और
वाई एक्सिस पे आपको रेवेन्यू शो किया हुआ है। और जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टीआर रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा, बट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। इसमें आपका जो पी है प्राइस विच विल ऑलवेज बी फिक्स, दैट्स वाई द डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। ओके, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू, टी आर अपॉन क्यू विच इज टी आर का मीन्स होता है पी इंटू क्यू बटा क्यू। तो क्यू से क्यू गया आपका, क्या बचा पी। तो हमने जो पीछे निकाला था ना प्राइस और ए आर, तो आपका दोनों क्या रहा सेम। हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू ए आर। ए आर की डेफिनेशन क्या होती है? ए आर ऑफ अ फर्म इज डिफाइंड एज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो हमने क्यू का इसके अंदर भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि P इज इक्वल टू ए आर। फिर हमने मार्जिनल रिवेन्यू को देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन द फर्म्स आउटपुट। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो पीछे वाली टेबल के अंदर देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये जो सेकंड है, सेकंड से थर्ड पे गए प्लस एक, यहाँ पर 20 से 30 पे गए तो प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 1, इट मीन्स 10 आपका आंसर है। तो आपको पता चला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 कितना इंक्रीज हुआ 10, इसके अंदर हमने भाग दिया 3 to 4 कितना इंक्रीज हुआ 1, तो 10 अपॉन 1 वापस से क्या आ गया 10। तो अभी ये पता चला कि आपका जो एम आर है ये भी आपका क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट को समझते हैं। द फर्म्स प्रॉफिट इज डिनोटेड बाई पाई। तो आपको जब भी इकोनॉमिक्स में पाई लिखा हुआ मिले समझना है ये प्रॉफिट को डिनोट करा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल रेवेन्यू विच इज टी आर एंड इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज टी सी। तो पाई का फॉर्मूला क्या है? टी आर माइनस टी सी। फॉर द प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम थ्री कंडीशन मस्ट होल्ड एट क्यू जीरो। क्यू जीरो क्या है? वो क्वांटिटी जो कि जिस पे प्रॉफिट हम किसी भी फर्म का मैक्सिमाइज हो जाता है, क्वांटिटी एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। ओके, अब देखते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में अलग अलग कंडीशन। शॉर्ट रन में क्या है? फर्स्ट इज पी शुड बी इक्वल टू एम सी, सेम है लॉन्ग रन में भी पी आपका एम सी के बराबर होना चाहिए। सेकेंड है एम सी शुड नॉट बी डिक्रीजिंग, एम सी शुड नॉट बी डिक्रीजिंग। थर्ड है शॉर्ट रन में तो पी आपका ए वी सी से ग्रेटर होना चाहिए, और ऐसे ही लॉन्ग रन में पी आपका ए सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में देखो फर्स्ट कंडीशन थी P इज इक्वल टू एम सी। तो P इज इक्वल टू एम सी, तो यहाँ पर आपका एस एम सी लाइन ये रही, पहले घट रही है, आगे जाकर बढ़ रही है, और ये इस पॉइंट ए के ऊपर आपके P के इक्वल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ए के ऊपर कट कर रहे हैं। सिमिलरली आपकी सेकेंड कंडीशन क्या थी कि एम सी शुड नॉट बी डिक्रीजिंग। एम सी जो आपकी है वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी पॉइंट ए के ऊपर फुलफिल हो जाती है कि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी शॉर्ट रन के अंदर कि आपकी जो P है वो क्या होना चाहिए? ए वी सी से ग्रेटर होना चाहिए, ए वी सी से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा P ए वी सी कहाँ पर आ रहा है आपका? इस बिंदु के ऊपर ये रहा आपका ए वी सी। ए वी सी आपका इस लेवल पे है और P आपका इस लेवल पे है, तो P इज़ ग्रेटर देन ए वी सी। तो जहाँ पर भी आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है उसी लेवल पर आपका क्या होगा? हमेशा
Q0 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट अ फर्म चूजेस टू सेल एट ए गिवन प्राइस। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, a firm's short-run supply curve is the rising part of the SMC curve from and above the minimum AVC। तो आपका जो SMC का बढ़ता हुआ भाग, SMC का बढ़ता हुआ भाग जो AVC को नीचे से ऊपर की ओर काट, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से इट इज थिक और ये थोड़ी सी मोटी है, ठीक है ना। ये तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मोटी और यही आपकी सप्लाई कर्व है। ये पूरा जो लाइन है यहाँ से पहले जो नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, इट इज SMC, बट द सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनिमम AVC। अब मिनिमम AVC क्या है? मिनिमम AVC भी मैंने लिख रखा है, इट इज द पॉइंट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट द AVC कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर AVC कर्व को मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट आपका क्या होता है? मिनिमम AVC। इट इज़ द लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन एट विच फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट, यानी कि इस पे लास्ट चीज़ है जिसपे पॉजिटिव होता है, इससे नीचे ना नेगेटिव आउटपुट होता है, यानी इससे नीचे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें लॉस होगा, लेकिन ये है आपका जिसपे हमें मिनिमम प्रॉफिट होगा। ओके, फिर आगे जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हमें प्रॉफिट इंक्रीज होता जाए। आपका शॉर्ट रन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर आपका SMC SAC को काटता हो, ये वाला पॉइंट। ओके, और ये होता है आपका शट डाउन पॉइंट। ओके, जैसे मैं इनको नाम दे देता हूँ, इट इज पॉइंट A विच इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट, पॉइंट B विच इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, अ फर्म्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व is the rising part of the LRMC। LRMC means long run marginal cost curve from and above the minimum long run average cost। तो ये आपका लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और इसी पॉइंट को, ये पॉइंट को मैं नाम देते तो पॉइंट A, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिनिमम LRAC, इट इज़ द पॉइंट एट विच द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LRMC intersects the LRAC curve from below। It is the last price output combination at which the firm produces positive output and also known as shutdown point for long run। तो ये शट डाउन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और ये लास्ट पॉजिटिव प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द लास्ट पॉजिटिव प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये हमेशा LRAC को LRMC नीचे से ऊपर की ओर जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से स्टार्ट होता है आपका सप्लाई कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज डिफाइंड एज द नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो किसी भी फर्म को एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए इनफ हो, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। Profit that a firm earns over and above the normal profit is called the supernormal profit। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अगला है द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको पीछे समझाई दिया। एक फर्म के सप्लाई कर्व को डिसाइड करने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी विल लीड टू रिड्यूस्ड पर यूनिट कॉस्ट। मान लो कि आपने एक नई मशीन लगाई, उस नई मशीन के कारण आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, इस वजह से आप कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस
कॉस्ट को रिड्यूस करेगी और अल्टीमेटली आपका जो सप्लाई कर्व है वो नीचे की ओर शिफ्ट। सेकेंड है इनपुट प्राइस। चेंज इन इनपुट कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल विल लीड टू इंक्रीज्ड पर यूनिट कॉस्ट। और जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट प्राइसेस बढ़ेगी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपका सप्लाई कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है। थर्ड है आपका यूनिट टैक्स। तो यूनिट टैक्स, इंक्रीज इन यूनिट टैक्स विल लीड टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। मान लो कि पहले आपकी थी मार्केट प्राइस थी 10, अब कितनी हो गई 10 प्लस 2 रुपीज़ का सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो आपकी मार्केट प्राइस जो कि 12। इस वजह से आपका सप्लाई कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हो। अगला है आपका मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व सिंपल है। मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द फर्म फर्स्ट एंड द सेकेंड। जब आप जितनी भी मार्केट के अंदर फर्म है उनका योग कर दोगे तो आपके पास में मार्केट सप्लाई कर्व आएगी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ डिफरेंट फर्म्स। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 फर्म लिए, उनको देख लेते हैं। मान लो कि एक फर्म है, यहाँ पर प्राइस 1 है, वो अपन मान लेते हैं 5 रुपीज़, यहाँ पे मान लेते हैं 8 रुपीज़, यहाँ पे मान लेते हैं 10 रुपीज़। अब जब तक प्राइस 5 रुपये से नीचे हैं कोई भी फर्म सप्लाई नहीं कर रही है। देखो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है और इन दोनों में ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी इनका जोड़ है इसलिए ब्लैंक आ गया। थर्ड है आगे है, जैसे ही प्राइस 5 रुपये या इससे ऊपर जाना स्टार्ट होती है आपकी फर्म फर्स्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, तो इसका यहाँ पर सप्लाई कर्व बन जाता है। फिर जैसे ही प्राइस 8 रुपये या उससे ऊपर जाना स्टार्ट करती है तब आपकी सेकेंड फर्म वो भी स्टार्ट कर देती है अपनी सप्लाई। और फिर सिमिलरली प्राइस 3 जिस पे दोनों फर्में सप्लाई कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्राइस जब 5 रुपये से 8 रुपये के बीच में थी तो आपकी सप्लाई थी सिर्फ और सिर्फ बाई फर्म 1। ठीक है ना, और जैसे ही आपकी प्राइस 8 रुपये के ऊपर गई आपकी दोनों फर्में सप्लाई करने लगी, इसलिए यहाँ पर उन दोनों का जोड़ हो गया और थोड़ा सा ये राइट साइड में स्लोप हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ी थी, सेम होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर फॉर यू एज वेल। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले डेल्टा क्यू। तो क्यू में कितना चेंज हुआ 200 टू 1000 800, यहाँ पे मैंने 800 लिख दिया। पी में कितना चेंज हुआ 10 टू 30 20 का मल्टीप्लाई बाई पी मीन्स ओल्ड प्राइस विच इज़ 10 आ गया। क्यू मीन्स ओल्ड क्वांटिटी विच इज़ 200 सॉरी, तो 200 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से ये 4 बार गया, फिर 10 से ये 2 बार गया, फिर ये 2 बार गया, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल गया 2। तो यहाँ पर आपकी जो सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी है वो 2 के बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।